हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस। दिस इज़ प्रमिला यादव। डिस्कस करेंगे आज पियाजेट कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के 10 मोर क्वेश्चंस। कल हमने थ्योरी के 10 एमसीक्यूज किए थे। आई होप आपके वो 10 क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। आज भी कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे जिसमें हम एग्ज़ाम में अटकते हैं। आप ये मान के चलिए, अगर आप ये 20 क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही है। और अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो आप एक बार फिर से वीडियो को देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू पियाजेट थ्योरी विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट इन्फ्लुएंस द कोग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजेट की थ्योरी के अनुसार कौन सा एक कारक कोग्निटिव डेवलपमेंट या फिर जो बौद्धिक विकास है उसको प्रभावित नहीं करता। फर्स्ट ऑप्शन लैंग्वेज, सेकंड सोशल एक्सपीरियंस, थर्ड मैचुरेशन, फोर्थ इज एक्टिविटी। देखिए, प्याजेट ने है एक्टिविटी को तो मोस्ट इम्पोर्टेंट माना ही है। उन्होंने कहा है कि बच्चे को आप जितना ज़्यादा एक्टिविटी कराएंगे उतना ही बच्चा बेहतर तरीके से सीख पाएगा। तो फोर्थ तो ऑप्शन ठीक है। थर्ड है मैचुरेशन। मैचुरेशन मतलब एज, कि बच्चा अपने एज के अनुसार सीखेगा। जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती जाएगी उसकी समझ भी अच्छी बनती जाएगी। मैचुरेशन को भी उन्होंने इंपॉर्टेंस दी है। सोशल एक्सपीरियंस, ये मोस्ट कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है। सोशल एक्सपीरियंस को लेके बच्चे, जहाँ भी सोशल का नाम आ जाता है बच्चे सोचते हैं कि उसका आंसर तो वाइगोस्की होगा। पियाजेट ने तो सोशल एक्सपीरियंस की बात की ही नहीं थी। लेकिन पियाजेट ने सोशल एक्सपीरियंस की बात की थी। आप अपना ये डाउट क्लियर कीजिए। उन्होंने सोसाइटी या कल्चर की बात नहीं की थी, उन्होंने सोशल एक्सपीरियंस की बात की थी। सोशल एक्सपीरियंस का मतलब क्या है कि जब बच्चा एक्टिविटी कर रहा है तो वो अपने पीयर्स के साथ करेगा, तो उनमें इंटरेक्शन तो होगी ना। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा अपने काम में लगा हुआ है, दूसरा अपने काम में लगा हुआ, उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं है। सोशल एक्सपीरियंस होता है, सोसाइटी के साथ जो बच्चे का एक्सपीरियंस होता है, जो अपने पीयर्स के साथ जो एक्सपीरियंस होता है, वो कोग्निटिव डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। और चौथा फैक्टर इन्होंने कौन सा दिया था? इक्विलिब्रेशन, मतलब कॉन्फ्लिक्ट टू क्लियरिटी जाना। जहाँ बच्चे को डाउट रहता है, जहाँ बच्चे में कॉन्फ्लिक्ट होता है, उससे वो क्लियर करके अपनी एक अच्छी समझ बनाने की कोशिश करता है। इक्विलिब्रेशन। लैंग्वेज की बात पियाजेट ने नहीं की थी। लैंग्वेज की बात किसने की थी? वाइगोस्की ने लैंग्वेज की बात की थी। लैंग्वेज को पियाजेट ने इम्पोर्टेंस नहीं दी थी। पियाजेट ने माना था कि डेवलपमेंट प्रोसीड लैंग्वेज, इसका मतलब विकास है पहले होगा, उसके बाद भाषा का डेवलपमेंट होगा। जब बच्चे में मैचुरेशन आ जाएगी तभी बच्चे में भाषा का विकास हो सकता है। और जो वाइगोस्की हैं वो बिल्कुल इनके अपोजिट थे। उन्होंने कहा था पहले बच्चे में भाषा का विकास होगा, उसके बाद उसका कोग्निटिव डेवलपमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू पियाजेट चिल्ड्रन थिंकिंग डिफरेंट इन डैश फ्रॉम अडल्ट देन इन डैश। पियाजेट के अनुसार बच्चों का थिंकिंग है वो किस तरह से डिफरेंट होगी अडल्ट से। मतलब जिस तरह से बड़े लोग सोच सकते हैं, वयस्क सोच पाता है, उससे किस तरह से अलग होगी देन इन, और किस तरह से एक जैसी होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन है अमाउंट एंड काइंड, मात्रा या प्रकार में। सेकंड ऑप्शन साइज और करेक्टनेस। साइज मीन्स उसकी तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू पियाजेट चिल्ड्रन लर्न। पियाजेट के अनुसार बच्चे किस तरह से सीखते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है व्हेन री इन्फोर्समेंट इज ऑफर्ड। अगर आप बच्चे को री इन्फोर्समेंट दें, री इन्फोर्समेंट का मतलब क्या है कि आप बच्चे को शाबाशी दे, कोई अवार्ड दे दिया। दूसरा है बाई बायोलॉजिकल मैचुरेशन, की जब बच्चे में बायोलॉजिकल जो उसकी जैविक मैचुरेशन है वो आ जाएगी तब। तीसरा है बाय इमिटेशन, बच्चा नकल करके सीखता है। और फोर्थ है बाय सोसाइटी, की बच्चा समाज से सीखता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बाय बायोलॉजिकल मैचुरेशन। पियाजेट ने तो बायोलॉजिकल मैचुरेशन की बात की है कि बच्चा का जैसे जैसे मैचुरेशन होगा, बच्चे की जैसे जैसे एज में वृद्धि होगी वैसे ही उसकी समझ बेहतर होती जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा? बाय बायोलॉजिकल मैचुरेशन। अब जो और ऑप्शन है उनके बारे में देखते हैं। पहला ऑप्शन था व्हेन री इन्फोर्समेंट इज ऑफर्ड। री इन्फोर्समेंट की बात पियाजेट कभी भी नहीं करते हैं। री इन्फोर्समेंट की बात कौन करते हैं? स्कीनर।
स्किनर ने बात की है रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट की, कि बच्चे को आप अवार्ड दें, बच्चे को आप शाबाशी दें तो वो और अच्छे से सीख पाएगा। बाई इमिटेशन की बात बेंडूरा करते हैं, या ऑब्जर्वेशन या फिर इमिटेशन, कि बच्चा दूसरों की नकल करके सीखता है। और बाई सोसाइटी की बात कौन करते हैं? वाइगोस की बात करते हैं, कि बच्चा अपने समाज के साथ अंत्यक्रिया करके सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन एज प्रपोज्ड बाय जीन पियाजेट मीन्स दैट। जो जीन पियाजेट ने संरक्षण का एक कंसेप्ट दिया था उसका मतलब क्या है? कि जीन पियाजेट ने जो कंजर्वेशन है उसका कंसेप्ट कौन सी स्टेज के लिए दिया था? ऑपरेशनल स्टेज, इट मीन्स जो संक्रियात्मक अवस्था है उसके लिए उन्होंने कंजर्वेशन दिया था। तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन है सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी इज सेम इवन व्हेन द अपीयरेंस इज चेंज। तो आंसर तो यही हो गया कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी भी एक थिंग की वो सेम रहेंगी चाहे आप उसका अपीयरेंस चेंज कर दें। इसका मतलब क्या है कि मैंने कल भी आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर आप बच्चे को एक आटे की लोई दे देते हैं और उसी सेम अमाउंट की अगर आप रोटी बना देते हैं तो बच्चा ये समझ पाएगा कि वो जो दोनों हैं, चाहे वो चपाती हो और चाहे वो फिर आपका आटा हो, वो दोनों की अमाउंट है वो सेम रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपने चपाती को बड़ा बना दिया तो वो बड़ी हो गई है। इसका मतलब बच्चे में कंजर्वेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आ गई है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। बाकी जो 3 ऑप्शन है वो बिना काम के ऐसे ही आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द कोग्निटिव एबिलिटी दैट कम इन प्री ऑपरेशनल पीरियड। देखिए इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। किसी भी एक अवस्था की एक करेक्टरिस्टिक्स दे दी जाती है और उससे क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। प्याजेट में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कौन कौन सी स्टेज में। देखो बच्चा सेंसरी मोटर में होता है तो हम कर पाते हैं कि वो अपने सेंसेस के थ्रू सीखेगा और उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है। बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज में और ऑपरेशनल स्टेज में। इन दोनों की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप अच्छे से एक बार समझ लीजिए। प्री ऑपरेशनल स्टेज में कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं और ऑपरेशनल में कौन कौन सी होती हैं। फॉर्मल में हमें पता है कि बच्चा एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के बारे में सोचने लगता है और उसमें जो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग है वो आ जाती है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बीच वाली 2 स्टेज में रहता है। आप ये अपना कन्फ्यूजन जरूर क्लियर करिए। अगर अब भी आपको कन्फ्यूजन है तो आप जाके एक बार प्रीवियस वीडियो में जो मैंने थ्योरी वाला पोर्शन करवाया है वो कीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें से चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज की कौन सी कोग्निटिव एबिलिटी होगी? पहला ऑप्शन है एबिलिटी टू गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, दूसरा है एबिलिटी टू टेक अदर्स प्रोस्पेक्टिव, तीसरा है हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग और फोर्थ है एबिलिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज की कौन सी एक करेक्टरिस्टिक्स हो? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एबिलिटी ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, की बच्चा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करना शुरू कर देता है। और जो ऑप्शन है वो देखते हैं। सेकंड है टेकिंग ऑफ अदर्स पर्सपेक्टिव, कि वह दूसरे की पर्सपेक्टिव को समझने लगता है, सिर्फ वो अपने आप को केंद्र नहीं मान के चलता है। देखो प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा सारी दुनिया का केंद्र अपने आप को मानता है कि जैसा मुझे अच्छा लगता है बाकी सबको वही अच्छा लगता है। लेकिन जब दूसरों का पर्सपेक्टिव समझने लगता है तो बच्चा है वो ऑपरेशनल स्टेज में आ जाता है। वह दूसरों के बारे में भी समझने लगता है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोच रहे हैं या दूसरे किसी चीज़ के बारे में क्या सोच रहे हैं। कि मैं अगर किसी एक वस्तु के बारे में कुछ सोच रहा हूँ तो दूसरे का जो उसका सोचने का तरीका है वो अलग हो सकता है, वो दूसरे का पर्सपेक्टिव भी समझने लगता है। तीसरा होता है हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, ये फॉर्मल स्टेज में आती है। फोर्थ है एबिलिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये भी फॉर्मल स्टेज में आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, डेवलपमेंट ऑफ कैपेसिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट साइंटिफिक थिंकिंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अभी हमने ये डिस्कस किया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट टर्म डज पियाजेट यूज फॉर मेंटल स्ट्रक्चर्स विच आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ थिंकिंग। पियाजेट के अनुसार उन मेंटल स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहेंगे जो बच्चे की थिंकिंग के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जिन पर बच्चा अपनी समझ का निर्माण करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्कीमाज, ये मैं आपको पहले भी बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और ऑप्शन देखते हैं। देखो जीन की बात, कुछ भी जीन बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि जो माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर होती हैं, इसकी बात तो कहीं पियाजेट ने की नहीं थी। हाँ मैच्योरेशन की बात पियाजेट ने की है। मैच्योरेशन का मतलब क्या है
कि बच्चा अपनी एज के अनुसार सीखता है। जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है तो उसकी थिंकिंग भी उतनी ही अच्छी होती जाती है। इसीलिए तो उन्होंने अपनी जो थ्योरी है उसकी 4 अलग-अलग स्टेजेस दी हैं कि बच्चा स्टेज के अनुसार सीखेगा। और फोर्थ क्या होता है? इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन का क्या मतलब हुआ कि बच्चा है वो कॉन्फ्लिक्ट टू क्लियरिटी जाना चाहता है। बच्चा अपनी समझ में जो उथल-पुथल हो रही होती है उसको वो एक सामंजस्य स्थापित करना चाहता है नई-नई चीज़ों को सीख कर। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा इज नोन एज। जो बच्चे के माइंड में ऑलरेडी जो स्कीमा एग्जिस्ट कर रहे हैं उसमें न्यू इंफॉर्मेशन को फिट करना है या ऐड करना है। कल मैंने आपको कीवर्ड्स बताए थे। अगर जहां भी एडिंग की बात आती है, फिटिंग की बात आएगी, तो वहां क्या होगा? असिमिलेशन होगा, ऐड करना। और अकोमोडेशन के लिए मैंने क्या बताया था? तो अकोमोडेशन के लिए मैंने बताया था कि जहां भी आपको मॉडिफिकेशन की बात आएगी, जहां भी चेंजेस की बात आएगी, तो वहां पे क्या होगा? अकोमोडेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असिमिलेशन। इक्विलिब्रेशन मैंने अभी आपको क्लियर किया था कि बच्चे में जो समझ है, जो किसी भी चीज के प्रति उसकी एक थिंकिंग है, वो उस थिंकिंग को कॉन्फ्लिक्ट टू क्लियरिटी जाना चाहता है। फोर्थ ऑप्शन था ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? चीजों को व्यवस्थित करना, कैटेगरी में बनाना। कि उसने अपनी जो थिंकिंग है, जो अपनी समझ है, उसकी अलग अलग कैटेगरी बनाई हुई है। जैसे एग्जांपल लेके चलें कि बच्चे ने एक कॉन्सेप्ट बनाया एनिमल का। अब एनिमल में क्या क्या आएगा? अब उसे मालूम है कैट भी एनिमल में आएगी, डॉग भी एनिमल में आएगा, एलिफेंट है वो भी एनिमल में आएगा। तो उसने कैटेगरी बना ली है एक कि एनिमल में ये आएगा। फिर उसने दूसरी कैटेगरी बनाई बर्ड की कि बर्ड में स्पैरो है वो भी बर्ड में आएगी, जो आपका क्रो है वो भी आपका बर्ड में आएगा। इस तरह से बच्चा है वो अपनी समझ के अलग अलग कैटेगरी बना लेता है। उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, when we use our current schema to interpret the external world is called। जब हम अपनी करंट स्कीमा का यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं? कि एक्सटर्नल वर्ड को हमने इंटरप्रेट करना है, तो उसके लिए क्या होगा? असिमिलेशन होगा, या फिर एसोसिएशन होगा, या अडेप्टेशन होगा, या इक्विलिब्रेशन होगा। मैंने आपको ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये क्लियर कर रखे हैं, तो इसका आंसर देने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? असिमिलेशन। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कोग्निटिव डेवलपमेंट इज सपोर्टेड बाय जीन पियाजेट। जीन पियाजेट ने जो संज्ञानात्मक विकास है उसके बारे में उन्होंने क्या कहा? पहला है प्रेजेंटिंग एक्टिविटीज दैट रीइंफोर्स ट्रेडिशनल मेथड, कि आप इस तरह की एक्टिविटीज बच्चे के सामने लाएं ताकि वो जो पूर्व परंपरागत जो हमारे मेथड है टीचिंग के उनको रीइंफोर्स करें। नंबर सेकंड, प्रोवाइड रिच एंड वेरिड इन्वायरमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि आप बच्चे को अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक रिच एनवायरनमेंट दें। रिच एनवायरनमेंट का मतलब जैसे आपने प्राइमरी स्कूल में भी देखा होगा कि बच्चे की जो क्लासरूम है उसकी दीवारों पर ABCD बना दिए, कह गए लिख दिए। वो एक तरह का रिच एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना होता है बच्चे को कि बच्चा जहाँ रहे वो अपनी जो नॉलेज है उसको एक्टिवली कंस्ट्रक्ट कर सके। थर्ड ऑप्शन है कंडक्टिंग रेलिवेंट एंड वेल डिजाइन टेस्ट फ्रीक्वेंटली। आप बच्चे से बार बार टेस्ट ही लेते रहें। देखो बार बार टेस्ट लेते रहने से कोई फायदा नहीं होता है, कोई लर्निंग नहीं होती है। फोर्थ है मेमोराइजिंग ओल्ड डेफिनेशन। मेमोराइजिंग जहां भी आ जाता है इससे नेगेटिव पॉइंट तो कोई हो ही नहीं सकता है। तो आप आंसर में इस तरह की वर्डिंग होते हैं, मेमोराइजिंग या फिर लर्निंग डेफिनेशंस या फिर रूल्स आप याद करवा दीजिए। ये जो ऑप्शन होते हैं ये बहुत नेगेटिव होते हैं, इनसे आप बचा कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा प्रोवाइड रिच एंड वेरिड इन्वायरमेंट। बच्चे को आप एक अच्छा इन्वायरमेंट दें ताकि बच्चा अपनी जो नॉलेज है उसको एक्टिवली कंस्ट्रक्ट कर सके। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आपका जो पियाजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है इसके हर एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैंने एक वीडियो में थ्योरी कराई और 2 वीडियो में मैंने MCQs डिस्कस किए हैं। इसके बाद आपका कोई भी डाउट नहीं बचना चाहिए। अगर आपको फिर भी डाउट लग रहा है तो आप आराम से एक बार फिर से वीडियो रिवाइज कर लीजिए, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और चाहे आपको कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, आप हर एक एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।